सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जो अपने माता पिता से पॉकेट मनी मांगता है, नई साइकिल की जिद करता है, ट्यूशन फीस मांगता है, लेकिन घर का एक छोटा सा काम करने या उनका सम्मान करने से साफ मना कर देता है। क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं। खैर, हमारे देश के साथ भी ना कुछ ऐसा ही है। नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इसी डेलिकेट बैलेंस को थोड़ा गहराई से समझेंगे, यानी हमारे संविधान के भाग आईवीए में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अधिकार और जिम्मेदारियों की तुलना से, फिर चलेंगे आपातकाल के उस ऐतिहासिक दौर में जब ये कर्तव्य बने। इसके बाद उन 11 कर्तव्यों को एक एक करके समझेंगे, उनके लागू होने से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि इसका हमारे कानूनी सिस्टम पर असल प्रभाव क्या पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस दर्शन को, उस फिलॉसफी को समझते हैं जो ये तय करती है कि हमें सिर्फ अधिकार ही क्यों नहीं बल्कि कर्तव्यों की भी जरूरत क्यों है। महात्मा गांधी जी का ये कोट ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है। उनका मानना था कि अगर लोग सिर्फ अधिकारों के पीछे अंधे होकर भागेंगे तो वे अधिकार उनसे दूर भागते जाएंगे, लेकिन अगर हम स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार अपने आप हमें मिल जाएंगे। ये बिल्कुल एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक बहुत ही आकर्षक कंट्रास्ट नजर आता है। अगर हम अमेरिका जैसे पूंजीवादी लोकतंत्रों को देखें तो वहां व्यक्तिगत अधिकारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन वहीं पूर्व सोवियत संघ या जापान जैसे देशों में राज्य के प्रति कर्तव्य को कहीं ज्यादा अहमियत दी जाती है। शीत युद्ध के दौर में भारत ने इन कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सीधे सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा ली थी, ताकि अधिकारों और राष्ट्र की जिम्मेदारियों के बीच एक सही बैलेंस बन सके। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1970 का दशक भारत के लिए राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल बड़ा था, और सच कहूं तो यही वो ऐतिहासिक समय था जिसने संविधान में इन नए कर्तव्यों को जन्म दिया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कहानी शुरू होती है 1974 के जेपी आंदोलन से, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। फिर राजनारायण मामले के बाद 1975 से 1977 के बीच आपातकाल की घोषणा हुई। इसी मुश्किल दौर में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन के जरिए पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। जो 11वां कर्तव्य है ना, वो बहुत बाद में 2002 में आया था। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की हर बात नहीं मानी थी। समिति ने कुछ बहुत ही सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया था, जैसे कि टैक्स भरना एक मौलिक कर्तव्य हो, नियम तोड़ने पर जुर्माना लगे और अदालतें इन जुर्मानों पर कोई सवाल भी ना उठा सकें। सरकार ने इन सुझावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उस समय नागरिकों पर इतना कठोर दंड और अनिवार्य कर लगाना बहुत भारी बोझ बन जाता। तो फिर संविधान के भाग आईवीए अनुच्छेद 51A में असल में लिखा क्या है? आइए देखते हैं कि हमारे इन 11 नैतिक दिशा निर्देशों में क्या क्या शामिल है। यह पहला ब्लॉक पूरी तरह से देश की अखंडता और सम्मान पर फोकस करता है। यह बेसिक रिस्पेक्ट के बारे में है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसके साथ ही यह हमसे स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानों को याद रखने, भारत की एकता बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान करता है। इसके बाद बात आती है हमारी सामासिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर की। ये हमारी विविध विरासत से बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। सोमनाथ मंदिर हो या ताजमहल, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के बजाय इन ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करें। ये अपने आप में हमारे समृद्ध इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का एक संकल्प है। ये समझना भी दिलचस्प है कि हमारे कर्तव्य सिर्फ देशभक्ति तक सीमित नहीं हैं, वे समाज और प्रकृति तक फैले हुए हैं। धर्म और भाषा से ऊपर उठकर भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं का अपमान करने वाली प्रथाओं को छोड़ना। और सबसे खास बात, ये जंगलों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। भूखे सड़क के जानवरों को खाना खिलाना, ये इंसानियत और हमारे कर्तव्यों में बसी करुणा का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। एक और बेहद महत्वपूर्ण ड्यूटी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। इसका सीधा सा मतलब है कि अंधविश्वास के बजाय तर्क और जांच की भावना को अपनाना। ये हमें हर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जरा इसरो के वैज्ञानिकों के समर्पण के बारे में सोचिए, जो चंद्रयान जैसे मिशन को सफल बनाते हैं। उनका वो सामूहिक प्रयास इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। और अंत में आता है 11वां कर्तव्य, जिसे काफी बाद में 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
ये पॉइंट सीधे तौर पर माता-पिता या अभिभावकों पर ये जिम्मेदारी डालता है कि वे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाएं। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसर से वंचित न रहे। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे बड़े रहस्य पर। अगर ये सभी कर्तव्य हैं, तो इन्हें लागू कैसे किया जाता है? ये हमें एक बहुत ही आकर्षक कानूनी विरोधाभास की ओर ले जाता है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर अदालतें किसी नागरिक को केवल अनुच्छेद 51A तोड़ने के लिए सीधे सजा नहीं दे सकती, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह नॉन जस्टिशिएबल हैं, तो क्या इनका कोई मतलब ही है? क्या ये सिर्फ अच्छे सुझाव हैं? असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई सामने लाती है। देखिए, कर्तव्य खुद किसी को अदालत नहीं भेज सकते, लेकिन उनके पीछे खड़े भारी भरकम कानून जरूर ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना सीधे तौर पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन है। पर्यावरण की रक्षा के पीछे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम खड़ा है। यही कारण है कि देसी भारतीय तोतों को घर में पालना पूरी तरह से अवैध है। तो कुल मिलाकर कर्तव्य हमारा नैतिक कोड है और ये कानून उन्हें लागू करने की असली ताकत रखते हैं। चलिए, अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि कानूनी विशेषज्ञ इस पूरे सिस्टम की आलोचना कैसे करते हैं और इसका हमारे कानूनी ढांचे पर फाइनल इम्पैक्ट क्या है। विशेषज्ञों की आलोचनाएं काफी हद तक वैलिड भी हैं। डीडी चावला जैसे जानकारों का तर्क है कि इनकी भाषा बहुत अस्पष्ट है। अब महान आदर्श या सामाजिक संस्कृति जैसे शब्द बहुत सब्जेक्टिव हैं। एक आम इंसान के लिए कानूनी रूप से इनका मतलब निकालना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इन्हें भाग IVA में रखने से ऐसा लगता है जैसे ये संविधान का कोई अपेंडिक्स या परिशिष्ट हो। आलोचकों का मानना है कि इनके महत्व को बनाए रखने के लिए इन्हें मौलिक अधिकारों के ठीक बाद यानी भाग 3 में ही रखा जाना चाहिए था। एक पूर्व अटॉर्नी जनरल ने ये 99.9% का आंकड़ा देते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प तर्क रखा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के 99.9% नागरिक पहले से ही शांति से रहते हैं, कानून का पालन करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो केवल कुछ मुट्ठी भर उपद्रवी लोगों को टारगेट करने के लिए संविधान में इतनी बड़ी लिस्ट जोड़ना शायद थोड़ा अनावश्यक था। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद इन कर्तव्यों का अपना एक ठोस महत्व है। ये हम सभी के लिए एक मॉरल रिमाइंडर यानी एक नैतिक अनुस्मारक का काम करते हैं। साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन करते हैं। जब अदालत को यह तय करना होता है कि कोई नया कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, तो वे देखते हैं कि क्या वो कानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करने में मदद कर रहा है। अगर जवाब हाँ है, तो उस कानून को आमतौर पर सही माना जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी विचार पे लाके खड़ा कर देता है। यह हम सबको उसी नाजुक बैलेंस पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हम नागरिक सिर्फ संवैधानिक अधिकारों का उपभोग करने के लिए हैं, या फिर राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान करना भी हमारी जिम्मेदारी है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। ज्ञान बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।